स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हिंदुस्तान की सियासत में एक नए भड़काऊ भाषण का जिक्र हो रहा है और ये भड़काऊ भाषण देने वाले कोई आम शख्स नहीं है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है। नाम है अजीज कुरैशी। 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, सरकार में मंत्री रहे और इनको इनवाइट किया गया था बोलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम होता है, सद्भावना कार्यक्रम था, उस सद्भावना कार्यक्रम में बात कर रहे थे। तो इस सद्भावना कार्यक्रम था, ये जरूर आप नोट कर लीजिए। और ये बोल क्या रहे थे आपको बताते हैं। इन्होंने कहा मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, 22 करोड़ में से एक आध मुसलमान मर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ये सब क्या है। आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर बुत बैठाए जा रहे हैं, मूर्तियां बैठाई जा रही हैं। डूब मरना चाहिए आज के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। सुनिए उन्हीं के नेता क्या कह रहे हैं। तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ लोग मर जाए कोई हज की बात नहीं है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग शहीद होते हैं कौम के लिए, कौम में हरारत लाने के लिए, कौम की भलाई चलाने के लिए, कोई हर्ज नहीं है, मर जाना चाहिए। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। उनकी मस्जिद जला दो, उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उन बच्चों को यतीम कर दो, तुम सुहागनों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन, तलवार भाई तलवार से पकड़ रखी। कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल दे गंगा पार्टी में, एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियाँ बैठाते हैं। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात। और इतनी सारी पार्टियाँ जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, मुसलमान आपका मजदूर नहीं है, मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। क्यों वोट दें आपको? अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों वोट दें आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों वोट देते? आपको बाप का होना ना मुसलमान। फिर मैं कह रहा हूं कि ये बयान देने वाला ये शख्स इस देश का गवर्नर रहा है, इस देश का मंत्री रहा है और एक बड़ा नेता माना जाता है, और वो ये बयान दे रहा है मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, 1-2 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाएंगे अपना हक हासिल करने के लिए तो कोई हर्जा नहीं है। हम लोग बात सुन रहे थे, यहाँ सीधी बात हुई कि तो FIR होनी चाहिए इनके खिलाफ, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्टिव्स दिए हेट स्पीच को लेकर, और उन्होंने हेट स्पीच पे बहुत मतलब सख्ती से बात की, और उनका कि किसी को बख्शना नहीं चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, कोई किसी भी पार्टी का हो या कोई भी हो। और आप सोच लीजिए जो वो बयान दे रहे हैं, यदि उसका कुछ हिस्सा आप उसमें से 4 लाइन बोल दीजिए, आपको अभी यहीं स्टूडियो से पकड़ के ले जाएंगे। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है ना, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गवर्नर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के पास ये अधिकार ऐसा माना जाता है कि वो कुछ भी बोल लें। नहीं, पहले तो सर आपने कहा ना हेट स्पीच माना जाना चाहिए। कोई माने तो इसको हेट स्पीच, इसको तो माना ही नहीं जाएगा। इसको तो माना जाएगा कि वो देश के माहौल में वो व्यक्ति बात कर रहा था कि एक समाज के साथ, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके नतीजे में वो ये बातें कह रहे थे। इसको तो इस तरीके से पेश किया जाएगा ना, जब ये कहेंगे कि 1 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो वो हेट स्पीच नहीं है, वो उकसाने वाली बात नहीं है।
आपने रिएक्शन देखे कहीं कहीं किसी और पार्टी के ने कोई रिएक्ट किया हाँ, उस तो पर? यही मैं कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल लीडर यदि कुछ भी बात बोलता है तो उसको आप उस तरह से नहीं लेते हैं। ये कानून, ये व्यवस्थाएं, ये सब आम आदमी के लिए है। नहीं, दूसरा मैं इस बात पर और थोड़ा महीन अगर हम जाकर के बात करें, ये अजीज कुरैशी कहां ये बात कर रहे होंगे और ये कहां कह सकते हैं ये बात, जरा इस बात पर सोचिए। मैंने कहा ये राजीव गांधी जी की पुण्य की जयंती के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहा था सद्भावना का, पहले तो ये सद्भावना फैला रहे थे जी। पहली बात तो यही अपने आप में बड़ी बात है। ये बात कह रहे थे होंगे ये जरूर मुसलमानों के जलसे में, मुसलमानों के मजमे में। तो आप उन लोगों के बीच में जाकर क्या बातें करते हैं, उनका क्या सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं? फिर आप कहते हैं मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। वही जो बातें वो खुद कह रहे हैं कि बैंकों में, फोर्सेस में उनका प्रतिनिधित्व जो है कम है, बढ़ना चाहिए, यही उनकी मांग है। और आप उनके जहन में भर क्या रहे हैं? अरे तुम 1-2 करोड़ खत्म भी हो जाना कोई बात नहीं, कौम के लिए मर जाओ, ये बता रहे हैं। युद्ध के लिए भड़का रहे हैं सीधे। अब देखिए, नहीं, जो सीधे सीधे भड़काना, कौम को मरने के लिए बात करते हैं, वो कभी अपना गवर्नरशिप नहीं छोड़ते इस मुद्दे पर। हाँ, छोड़ देते ना कि भाई ये नहीं हो रहा इस देश में मुसलमानों के साथ। सौरभ जी, पहली बात तो ये कि बिना किसी किंतु परंतु के अजीज कुरैशी को जेल में तुरंत डालना चाहिए। इस आदमी को एक क्षण के लिए भी खुला रखना समाज में जहर फैलाने के लिए, आप उसको जिसको कहते हैं ना कि जहर का वायरस आप छोड़ रहे हैं। ये घटिया व्यक्ति है, इस देश के संवैधानिक पदों पर रहा, उन संवैधानिक पदों का अपमान है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, कुरैशी जी के सर पर गांधी टोपी है। कुरैशी जी नेहरू के वारिसों से उम्मीद कर रहे हैं कि जय गंगा मैया मत बोलो, जय नर्मदा मैया मत बोलो, 1-2 करोड़ मुसलमान मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। पीसीसी दफ्तरों में मूर्तियां बैठा रहे हैं। मतलब जिस तरह से, एक तरह से कहें कि वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो कुछ मुसलमान करता है उसके अलावा जो होता है वो गलत है, वो कम्युनल है। और ये नेहरू जी के वारिसों से वो उम्मीद कर रहे हैं। राहुल गांधी, आपने अभी कहा ना, अभी विजय जी ने कहा, जब आपने कहा कि वो कोई मानता नहीं, विजय जी ने कहा कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर जाएं, वो नहीं है हेट स्पीच है। वहां विदेश में जाकर राहुल गांधी ने क्या बोला था कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्होंने बोला था या नहीं बोला था? आप बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक आप तार जोड़कर देखिए। जो राहुल गांधी कहते हैं कि केरोसिन छिड़की हुई है, माचिस लगाने की जरूरत है, केरोसिन भी ऐसे नेता छिड़क रहे हैं, माचिस भी ऐसे नेता लगा रहे हैं। और उसके बाद क्या आप सोचेंगे कि दिग्विजय सिंह नर्मदा मैया की परिक्रमा कर लेंगे, उससे पूरा हो जाएगा? आप बेवजह किसी भी आतंकवादी घटना को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो पूरा हो जाएगा। आप कहेंगे कि हमको मुसलमानों का पूरा वोट चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, भाजपा जीत जाएगी, उसके बाद हनुमत कथा करा देंगे, वो पूरा हो जाएगा। और राजीव गांधी के सद्भावना कार्यक्रम में अगर ये इस तरह की बात करने का साहस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये सामान्य है। जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने घर में जब बैठे होते हैं तो हम एकदम, कुछ पर्दा नहीं होता है, हम अपने घर के ड्राइंग रूम में होते हैं तो हम ये थोड़ी सोच, अभी मैं टीवी पे बैठा हुआ तो मैं सोचूंगा कि मेरी कही हुई बात कहीं कुछ गलत ना हो, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा अपने को संयमित रखने की कोशिश करूं। लेकिन अपने घर में हो तो खुल जाऊंगा मैं। ये खुले हुए हैं अभी, और अगर ये ऐसे खुले हुए हैं, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ इस तरह की बात करते हैं, तो इसका मतलब जहर का वायरस ये लगातार फैला रहे हैं। जेल में डालिए शिवराज जी, इससे कम नहीं होना चाहिए और न्यायालय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। समीर जी, मुझे लगता है सीधे सीधे देशद्रोह का मामला है, सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक इतना सीनियर लीडर कांग्रेस का, राज्यपाल रहे, मंत्री रहे, इस तरह के बयान दे रहा है। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो देश के जंगल, जमीन और जानवर से प्यार नहीं करते, जिन्हें देश से प्यार नहीं है, वही अपने लोगों को उकसा रहे कि आप 2 करोड़ 1 करोड़ लोग मर भी गए तो कुछ नहीं होगा। और ये शिक्षा जो यहाँ अभी आज सद्भावना उसमें स्पीच दे रहे थे, यही लोग मदरसे में जाके भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और भड़काने का काम करते हैं। कौन इस तरह? इनका थोड़ा सा कुंडली तो बताइए। ये कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, राज्यपाल रहे, मंत्री रहे। इसके अलावा इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इनके जो पूर्वज रहे, हालांकि ये भी बात सही कि इनके एक पूर्वज देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा भी ले चुके थे। बताइए। उसके बाद इस गवर्नर इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, उन्हें अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए कि जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की अपनी जान दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को डुबाने वाले यही लोग हैं। अगर कांग्रेस सुधरना भी चाहती है तो ऐसे लोग जो कांग्रेस में बैठे हैं, कांग्रेस को सुधरने देने वाले नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। समीर जी, ये कह के आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। अजीज कुरैशी जैसे लोग 82 वर्ष की उम्र में
अगर ये कहने का साहस दुस्साहस कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको पता है ना कि एक वर्ग है जो कहेगा कि बड़ा ठीक किया कुरैशी साहब ने, तो वो बात बोली जो आम लोग, आम मुसलमान बोल नहीं पा रहा है। वो बोलेगा ना कोई न कोई, वरना उसी वक्त इनको कहा जाता ये पार्टी से निकाल दो, ये कोई इसमें कोई बात नहीं है। देशद्रोह का मुकदमा करो, ये भी बोला। मैं निश्चित, मैं वही कह रहा हूं, मैं उन लोगों को क्लीन चिट देने की बात कर रहा हूं। और ये टेस्ट केस है, जो चेंज चाहता है किस तरीके से ये टेस्ट केस भी है कि हमारे देश में हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ये भी तय होना चाहिए। हाल के दिनों की इतनी भयानक भड़काऊ स्पीच हमको नहीं ध्यान में आ रही। इसका एक और नुकसान होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा, उसकी मुझे चिंता नहीं। राजनीतिक बात ही नहीं है। इसका एक नुकसान ये होगा कि जो आम मुसलमान है, जो 22 करोड़ लोग जिनकी वो जिक्र कर रहे हैं, हम उनको भी अजीज कुरैशी की श्रेणी में डाल रहे हैं। उसके जिम्मेदार यही बनेंगे, उसके जिम्मेदार ये बनेंगे ना, तो वो उनका नुकसान भी कर रहे हैं। ये उनको भी समझना चाहिए जी। चलें आगे बढ़ते हैं। जरा एमपी की बात हुई है, अब जरा 2024 के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से, खासतौर पर यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के चली है, उसको लेकर के दो खबरें हमारे पास हैं। अब हमारे साथ अनुभवी पत्रकार हैं, वो आपको बताएंगे कि पार्टी किस सोच से कर रही है और कितनी कारगर ये उनकी तकनीक साबित होगी। पहले मैं आपको बताता हूं, आपने पन्ना प्रमुख के बारे में तो खूब सुना होगा। अब जो बूथ अध्यक्ष होता है, चुनाव से पहले उस तक पार्टी कैसे पहुंचना चाह रही है, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको उत्साह देने के लिए, और अगर वो जुटा हुआ नहीं है काम पर तो ये भी जानने के लिए। तो 80 सीटों पर 1,72,000 बूथ हैं, हर बूथ का एक अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। अब यह तय किया गया है कि बड़े पदाधिकारी जो होंगे पार्टी के, जिसमें कौन कौन हो सकते हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के संगठन महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तमाम तरीके के वो सारे लोग होंगे। ये इनको जिम्मा है कि ये रोज 2 बूथ अध्यक्ष को फोन करेंगे और फोन पर उनसे हालचाल लेंगे। सब ठीक चल रहा है, घर में सब तुम्हारे ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या बाहर निकलते हो नहीं निकलते हो, देखेंगे उसका मूड कैसा है और उसको प्रोत्साहित करेंगे बाहर निकलने के लिए। इसमें जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वो किन 2 लोगों से बात करेंगे ये वो तय नहीं करते हैं, ये तय करती है सेंट्रल टीम। सेंट्रल टीम रोज 2 नेताओं को 2 नंबर एसएमएस करती है नाम के साथ कि आप इन नंबर पर कॉल कीजिए और इनसे बात कीजिए, और जो उनसे बात हो वो वापस पलटकर हमें बताइए, और फिर वो फीडबैक पार्टी में ऊपर पहुंचाया जाता है। तो ये कवायद चल रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त 2024 से पहले। विजय जी, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है। एक तो इससे कि नीचे के लेवल पर, बूथ के लेवल तक पार्टी का कार्यकर्ता एक्टिव होता है, वो उस पर लगाता है, क्योंकि जब वो बात कर रहा है तो उसको भी तो आगे जाकर जवाब क्या देना है। वो बात केवल आपने कह दिया कि वो हालचाल पूछ रहा है, लेकिन हालचाल वो पूछ रहा है कि उसकी बूथ का हाल क्या है, क्या वो उन 4 लोगों से मिला है, क्या वो किसी के घर गया, क्या उसके यहाँ की कोई परेशानी है, क्या कोई डेवलपमेंट है, उस पर काम करेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। मतलब आप इतने लंबे समय से 10 साल से केंद्र में भी हैं, राज्य में भी है, तो वहाँ कार्यकर्ता कॉम्प्लिसेंट हो जाता है। भाई हमारी तो पार्टी है, 325 बड़े-बड़े नेता हैं हमारे पास, बड़े-बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी जिता ही देंगे, मुख्यमंत्री जी जिता ही देंगे, ले जाना क्यों है। जो नुकसान 2004 में हुआ था, तो वो कॉम्प्लिसेंसी खत्म होती है। और हालचाल पूछने का मतलब है कि आपको कुछ करना पड़ेगा। जो बूथ का अध्यक्ष है वो जाएगा अपने बूथ के जो लोग हैं उनसे मिलकर, और बूथ का जब मिलेगा तो फिर जब आप उसका जवाब भेजेंगे तो उसके ऊपर वाला भी तो कहेगा कि भाई आपने क्या किया इनकी शिकायत पर, या उसने अपनी कोई जरूरत बताई तो आपने पूरी की जरूरत थी तो उसको पूरा किया कि नहीं। तो पूरा सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन होता है। इसलिए भी क्योंकि शायद लोगों को भी लगता हो कि पार्टियां कैसे चुनाव जीतती हैं या लड़ती हैं। भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी है, आपके पास नेताओं की कमी नहीं है, मोदी जी से लेकर के, योगी जी से लेकर के अमित शाह हैं, बड़े बड़े नेता आपके पास है, प्रचार में आप सब झोंक देते हैं, तो लगता है लीडर आते हैं, माहौल बनाते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, वोट डाल देते हैं। लेकिन नहीं, ये लोग इन लोगों के बूथ, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखा होगा घर पर कई बार बात होती है कि भाई किसको देंगे, अरे हमें तो पता ही नहीं, कोई आया ही नहीं है हमारे पास। तो जब जो आता है उसको तो आप वोट देते ना, कम से कम आप पूछने तो गए कि भाई इस पार्टी का हमारा काम ये है, हम ये करना चाहते हैं, आपकी कोई परेशानी है। ये जो बात पूछने का भी होता है वो वोटर से आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। वो पार्टी इसलिए अचानक एकदम बड़ी नहीं हो गई ना, पार्टी बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि वो घर घर पहुंची है। ये वो आउटरीच है जो निरंतरता से चलता है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, अमित शाह 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद, उसके बाद से सिस्टम शुरू किया था मेरा बूथ सबसे मजबूत उन्होंने, और 10 लाख भाजपा के पूरे बूथ है भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के अंदर,
और इस 10 लाख बूथ के लिए अभी जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल गए थे बूथ सम्मेलन को संबोधित करने, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि बूथ का जो इंचार्ज है उसको मेरी आवाज मेरी बात जनता तक पहुंचाना, मतदाता तक पहुंचाना है, और हर बूथ वाले को 10 अपने जो वोटर्स हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरी योजनाओं की बात पहुंचाना है। तो मुझे लग रहा है बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग जमीनी पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष होते होते बूथ अध्यक्ष, उसके बाद फिर पन्ना प्रमुख और फिर सीधा वोटर। नहीं, पन्ना के बाद एक और हो गया है, पेज प्रमुख भी हो गया है। पन्ना के बाद नया सिस्टम शुरू कर दिया है, पेज प्रमुख, जो एक पेज में जितने नाम आते हैं उसका भी एक प्रमुख बना दिया गया। जो 25 नाम आ रहे हैं, 20 नाम आ रहे हैं, उसका भी एक प्रमुख बना देगा। पेज प्रमुख भी शुरुआत कर दी गई है पार्टी ने। मतलब इतना माइक्रो लेवल पर वो संगठन को देख रहा है। इसके अलावा यूपी में खास तौर पर 5000 इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी जो एंगेज करने जा रही है, जिनकी अपनी फॉलोइंग 20,000 से 1 लाख तक लोगों की हो, ताकि वो पार्टी की बात जो है पहुंचा सके। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब आप देखते हैं तो चुनाव हारना जीतना अपनी जगह है, कई बार हारती भी है पार्टी, जीतती भी है, लेकिन एक तो ये सारे काम जो संघ की कार्य पद्धति का हिस्सा है, ये बूथ को लेकर जिसको हम कहते हैं ना, पहले भी जो बूथ होता था उस पर पर्ची संघ वाले ही लगाते थे। भाजपा के लोग जब नहीं भी होते थे तो भी पर्ची लगाते थे, पहुंचाते थे। जिस दिन मैं यहाँ कहानी की कुर्सी में था और नोएडा में भयानक बारिश से आसपास में बाढ़ थी, उस दिन भी मेरे घर पे शाम को 6 बजे कुछ लोग चले आए, वो बूथ वाले ही थे। उन्होंने कहा भैया हमको जिम्मा मिला है। जो सोशल मीडिया वाला है ये नरेंद्र मोदी का जोड़ा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के जिसको हम कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल और टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट, ये अपडेटेड वर्जन है। और मुझे लगता है कि जब आप कहते हैं कि भाजपा कैसे काम करती है, तो जरा आप किसी भाजपा के पदाधिकारी को फोन कीजिए, वो कहेगा इतने कार्यक्रम तो किसी कॉर्पोरेट ग्रुप में नहीं होते हैं, किसी कंपनी में नहीं होते हैं जितना काम समय चला गया। लेकिन 2 इंटरेस्टिंग खबरें मेरे पास थी और छोटी छोटी, लेकिन इनका जिक्र होना जरूरी है। अभी यूपी में बात चल रही, तो अखिलेश यादव ने कल एक सम्मेलन किया था, महासम्मेलन पार्टी का, जिसमें पिछड़े समाज के महापुरुषों के विचारों और आज के समाज में उनकी प्रासंगिकता, ये उस पर बात हुई थी। और उसमें अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हम पिछड़े नहीं थे, अगड़ों की साजिश ने हमको पिछड़ा बनाया। ये अखिलेश यादव का बयान था। तो वो सब पिछड़ा अगड़ा जो है वो उसी पर चल रहे हैं। और ममता बनर्जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, और इस पर समय होता तो हम और बात करते। मेरे ख्याल में ये पहला एडमिशन है ममता बनर्जी की तरफ से, कुछ कह रहा है ये बयान कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो सीटें उसकी कम हो रही हैं उनकी भरपाई बंगाल से करना चाहती है। ये मान भी लेना कि बंगाल में बीजेपी का ये मतलब उद्देश्य है, तो ये कुछ बता रहा है, अपना खतरा भाप रही है, उनको डर लग रहा है, ये कह सकते हैं। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, नहीं, अखिलेश यादव, देखिए मैं फिर से कहूंगा, एक लाइन में इसको खत्म करता हूं चूंकि समय नहीं है। अखिलेश यादव उस जगह जाकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनके आसपास सिर्फ आसपास के लोगों के अलावा कोई नहीं बचेगा। वो लगातार काटते जा रहे हैं। काटते जाने से राजनीति नहीं होती है। मायावती से कितना एक्सट्रीम पर चली गई थी और फिर कहा नहीं भैया सबको साथ लेकर चलना है। चलें, बहुत शुक्रिया। मुद्दे बहुत होते हैं, खबरें बहुत होती हैं, समय कम पड़ जाता है। बहुत धन्यवाद समीर जी, विजय जी आपका, हर्षवर्धन जी आपका आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आप रोज की तरह जुड़ते रहिए हमारे साथ कहानी कुर्सी की में, आपका फीडबैक भी हम तक पहुंचता रहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।